नमस्कार, वेधशाला में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुमित रावत और आज हम बात करने वाले हैं कि किन लोगों को वास्तु शांति की पूजा करनी चाहिए, किन कारणों से ये पूजा करानी चाहिए। दूसरा टॉपिक रहेगा कि कितने प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं, कौन-सी मिट्टी किस इंसान को ज़्यादा फलती है। तीसरा टॉपिक रहेगा कि सॉइल टेस्टिंग किस तरीके से की जाती थी पुराने टाइम में ताकि आपकी जो फाउंडेशन है वो बिल्कुल सही रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहली मिट्टी होती है वो होती है व्हाइट सॉइल। ये जो व्हाइट सॉइल होती है ब्राह्मण लोगों के लिए होती है, स्कॉलर्स के लिए होती है, टीचर्स के लिए होती है, प्रोफेसर्स के लिए होती है, उन सब लोगों के लिए होती है जो लोग टीचिंग से रिलेटेड होते हैं, जो लोग अध्यात्म से रिलेटेड होते हैं या जो लोग पढ़ाई-लिखाई से रिलेटेड होते हैं। ऐसी लैंड्स के ऊपर आप अगर इंस्टीट्यूशन बनवाते हैं या विश्वविद्यालय टाइप चीज़ें बनवाते हैं तो वो काफ़ी बढ़-चढ़ के चलता है। ये जो मिट्टी होती है इसकी ख़ासियत होती है कि जो इसकी स्मेल होती है, अगर आप इसे हालाँकि मिट्टियों में से बहुत ज़्यादा स्मेल नहीं आती है बट इसकी जो स्मेल होती है काफ़ी प्लेजेंट स्मेल होती है। दुर्गंध वाली स्मेल नहीं होती है। आप इस जब मिट्टी के ऊपर जाएँगे तो आपको खुद अच्छा फ़ील होने लग जाता है। ये इस लैंड की प्रॉपर्टी होती है। एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप इसको मुँह पे रख के टेस्ट करेंगे तो जो उसका टेस्ट होगा वो स्वीट होगा। हालाँकि मिट्टियों का टेस्ट बहुत ज़्यादा ऐसा तो नहीं होता कि हनी डाला हुआ होता है उनके अंदर, बट ये बहुत ज़्यादा आपको कसैला या उस तरीके का फ़ील नहीं होगा। तो ये ब्राह्मण जो प्लॉट होते हैं, ब्राह्मण लैंड होती है उसकी ख़ासियत होती है। एक और ख़ासियत होती है कि जिस लैंड के ऊपर कुशा नाम की जो ग्रास होती है, वो उगी हुई हो, तो वो ब्राह्मण्स के लिए सूटेबल होती है। अब जो सेकंड टाइप की मिट्टी आती है, वो आती है रेड सॉइल। अभी जो रेड सॉइल होती है, ये क्षत्रिय वर्ण के लिए होती है, उन लोगों के लिए होती है जो प्रोटेक्टर्स होते हैं, जो आर्मी के अंदर होते हैं, पुलिस के अंदर होते हैं, स्पाइस होते हैं। इन सब लोगों के लिए रेड सॉइल काफ़ी अच्छी रहती है। और रेड सॉइल की जो खासियत होती है, अगर आप इसको स्मेल करोगे तो आप इसमें से सूखे ब्लड की स्मेल आएगी आपको। हल्की-हल्की वैसी जो है स्मेल आएगी अगर आपकी नाक उस चीज़ को समझ पाए तो। आज के टाइम में क्योंकि हम अर्बन एनवायरनमेंट में रहते हैं तो हमारे जो सेंसेस इतने विकसित नहीं है कि इनकी स्मेल को ढंग से समझ पाए। बट जो लोग जंगलों में रहते हैं वो बता सकते हैं इन चीज़ों को आराम से। इसको अगर आप टेस्ट करोगे तो ये आपको फिटकरी जैसा टेस्ट आता है इसका, एलम जैसा टेस्ट आता है अगर आप इसको जीभ पे रखते हो तो। ये हमारे पुराणों के अंदर लिखा हुआ है ये टाइप ऑफ कि मेथड किस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि लैंड आपके लिए सूटेबल रहेगी या नहीं। इसकी तीसरी जो खासियत होती है वो ये होती है कि अगर किसी लैंड पे दुर्वा नाम की ग्रास उगी हुई हो, तो वो मैं आपको आगे दिखाऊँगा किस तरीके की होती है। तो वो लैंड भी जो है क्षत्रिय लोगों के लिए सूटेबल होती है, उन लोगों क्षत्रिय लोग रह सकते हैं। तीसरी टाइप की जो लैंड होती है वो होती है येलो सॉइल। येलो सॉइल जो होती है ये वैश्य वर्ण के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है और ये बिज़नेसमैन लोग होते हैं। जो पुराने टाइम में वर्ण सिस्टम था वो ऐसा नहीं था कि सर्टेन कास्ट के बेसिस पर था बट वो वाज़ डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ वर्क यू डू। जो ब्राह्मण लोग थे वो स्कॉलर्स हुआ करते थे, प्रे किया करते थे, प्रीचर्स होते थे, पंडित होते थे, तो वो पढ़ने-लिखने का काम होता था, अध्यात्म से कनेक्ट करने का काम होता था। क्षत्रिय वर्ण के लोग जो होते थे, जैसे मैंने आपको बताया था प्रोटेक्टर्स होते थे। अब आपका अगर आपके पास एक राज्य है, नगरी है, तो उसमें सभी तरीके के लोग होते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने वाले लोग भी होते हैं, तो ये जो वर्ण होता है स्पेशली प्रोटेक्टर के रूप में होता है। फिर आता है एक और वर्ण जिसे कहते हैं बिज़नेसमैन, वैश्यावर्ण, जो कि आपके यहाँ पे सभी तरीके के बिज़नेस को चलाता है। इसके बाद आता है शूद्र वर्ण, जो कि लेबर क्लास, आर्ट एंड क्राफ्ट टाइप के लोग होते हैं, जो कि जैसे कारपेंटर हो गया, आर्ट हा हैंडक्राफ्ट वाली चीज़ें हो गई, ये सारे शूद्र वर्ण के अंदर आते हैं। तो जो बिज़नेसमैन होते हैं, उनके लिए जो है येलो सैंड बहुत अच्छी होती है। इस सैंड की एक खासियत होती है कि हनी जैसी स्मेल करती है इसके अंदर और हनी की स्मेल वैसे भी बहुत कम आती है। इसका टेस्ट खट्टा होता है, आमले टाइप का टेस्ट होता है। अगर आप इसे जीभ पे रखोगे तो आप इसे भी पहचान सकते हो कि ये लैंड वैश्यावर्ण की है। और जो ज़मीन जिसके ऊपर फूल और फ्लावर्स की बौछार हो, ऐसी लैंड भी जो है वैश्यावर्ण के लिए बहुत सूटेबल होती है। इसके बाद आती है फोर्थ सॉइल जिसे हम कहते हैं ब्लैक सॉइल। ये ब्लैक सॉइल शूद्र वर्ण के लोगों के लिए होती है, हैंडीक्राफ्ट लोगों के लिए होती है, जो हैंडक्राफ्ट का काम करते हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो होते हैं, वो भी शूद्र वर्ण के अंदर ही आते हैं। इस जो लैंड होती है, इसके अंदर से जो है अल्कोहल जैसी स्मेल आती है और इसका जो टेस्ट होता है, वो नीम के पत्ते जैसा होता है, कसैला टेस्ट होता है। हालाँकि ये जो लैंड होती है, फार्मर्स के लिए काफ़ी अच्छी लैंड मानी जाती है और ऐसी जो ज़मीन होती है, इस पे एकदम पहचान होती है कि एकदम नॉर्मल तरीके की जो ग्रास होती है, वो ग्रास उगी हुई होती है। अब ये होती है कुशा नाम की जो ग्रास, ये ब्राह्मिन्स के लिए मानी जाती है। अगर ये कहीं उगी हुई हो, तो ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है ब्राह्मिन्स के लिए, वो लैंड। ये होती है आपकी दुर्वा ग्रास, ये आपके क्षत्रिय लोगों के लिए मानी जाती है। ये नॉर्मल ग्रास से अलग होती है। अगर आप नॉर्मल ग्रास देखोगे, तो उनसे थोड़ी अलग ग्रास होती है।
अब बात करते हैं कि जो आपकी स्लोप्स होती हैं, आपके जो प्लॉट है उसकी स्लोप हो गई, आपका जो मकान बना हुआ है उसकी स्लोप हो गई, वो स्लोप्स किस तरीके से जो है आप पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। तो ये जो पहली स्लोप जो होती है जिसको हम दक्षिण दिशा से जो ऊँची होती है और जो नॉर्थ की तरफ नीची होती है, इसको बोलते हैं नागवती और ये ब्राह्मण मिट्टी के लिए बहुत अच्छी होती है। जो भी लैंड आपकी साउथ में ऊँची होगी या वेस्ट में ऊँची होगी, तो ऐसी जो लैंड होती है काफ़ी अच्छी होती है, आपको वेल्थ देती है, आपको मेल चाइल्ड्स देती है और काफ़ी जो है प्रोग्रेसिव लैंड इसको माना जाता है। तो ये नागविथि इसको नाम दिया गया हुआ है किताबों के अंदर। एक होती है जो कि आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन से ऊँची होती है और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के लिए नीची होती है। इसको बोला जाता है धन विथि, ये आपको काफ़ी वेल्थ देती है, पैसा देती है। क्योंकि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट एरिया होता है, इसमें वास्तु पुरुष मंडल का सर होता है और साइंटिफिक तरीके से जो नॉर्थ इंडिया वाला एरिया है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट एरिया से काफ़ी विंड बहती है। इसके बाद आती है आपकी गौविथि। गौविथि ये क्षत्रिय वर्ण के लिए बहुत अच्छी होती है। ये जो ज़मीन होती है पूरब से नीचे होती है और पश्चिम से ऊँची होती है और यही स्लोप आपके मकान के अंदर भी होनी चाहिए। जो वाटर का जो फ्लो होता है वो इस तरीके से ही होना चाहिए। ये भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है, काफ़ी जो है ब्रेवनेस देती है इंसान को, काफ़ी दिमाग जो है ऐसे इंसान का काफ़ी तेज़ रहता है, इसका समाज के अंदर काफ़ी रुतबा रहता है। इसके बाद आती है आपकी यम विधि। अब जो भी लैंड आपकी नॉर्थ से ऊँची होगी और ईस्ट से ऊँची होगी, तो वो विनाश का घर माना जाता है वास्तु के अंदर। तो ऐसी जो ज़मीन होती है आपको नहीं लेनी चाहिए, मतलब जिसके अंदर ग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा हो। अब वास्तु के अंदर ऐसा मना किया हुआ है क्योंकि उसके अंदर आपको फिलिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी और लैंड के अंदर फिलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप माउंटेन्स में काम कर रहे हो तो भी आपको पता लगेगा, अगर आप बेसमेंट बनवाते हो तो भी आपको पता रहता है इस बारे में। तो इसको यम विधि बोला जाता है और ये वैश्य वर्ग के लिए काफ़ी सूटेबल होती है। हालाँकि इसको मना किया जाता है लेने के लिए। अब एक होती है शूद्र वर्ण की लैंड जिसको बोला जाता है जल विधि। ये ईस्ट से ऊँची होती है, वेस्ट को नीची होती है। ये लैंड भी आपको लेनी नहीं चाहिए। ऐसे मकान के अंदर जो है काफ़ी लेज़ीनेस रहती है, काफ़ी नेगेटिव ऊर्जा का स्थान बन जाती है ऐसे। ईशान कोण से जो ऊँची हो, यानी कि नॉर्थ ईस्ट से जो ऊँची हो और साउथ वेस्ट की तरफ जाती हो, ये भूत विधि मानी जाती है। ऐसे जो लैंड होती है, मकान होता है जिसके अंदर इस तरीके का फ्लो होता है, तो आप नाम से जान सकते हो भूत विधि का मतलब होता है कि काफ़ी ट्रबल्स उस मकान के अंदर रहते हैं, बिना बात की जो अड़चनें आती हैं, कोई काम करना चाहते हो, एक बार में होता नहीं। तो इस तरीके की चीज़ें ऐसे मकान में आती है जिसका ऐसा फ्लो रहता है। अब एक होती है अग्निकोण से ऊँची और वायुकोण की तरफ नीची, यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो है आपका साउथ ईस्ट जो है, यहाँ से ऊँची होती है और आपकी साउथ आपकी नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो है नीची होती है। तो ये नाक विधि मानी जाती है, ऐसी लैंड भी आपको नहीं लेनी चाहिए। ऐसी लैंड के अंदर रोग-चोट, एक्सीडेंट के रोग काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। जो लैंड आपकी वायु कोण से ऊँची हो और वायु कोण मीन्स नॉर्थ वेस्ट से ऊँची हो और आपकी साउथ ईस्ट की तरफ नीची हो, ऐसी लैंड को भी आपको प्रेफ़र नहीं करना चाहिए। ये लैंड भी ज़्यादा अच्छा फल नहीं देती है। अब बात करते हैं सॉइल टेस्टिंग की, कि आप किस तरीके से सॉइल टेस्ट कर सकते हो कि आपके लिए वो सॉइल जो है आपके लिए बढ़िया रहेगी या नहीं रहेगी, मतलब आपको अच्छा फल देगी या नहीं। ये एक तरीके से सॉइल कंपैक्शन टेस्ट भी माना जाता है। इससे ये भी पता लगता है कि आपके लिए किस वर्ण के लिए लैंड भी ज़्यादा बढ़िया रहती है। तो इसका तरीका ये होता है कि आप 1 मीटर गहरा बाय 1 मीटर चौड़ा बाय 1 मीटर लंबा गड्ढा खोदते। अब उस गड्ढे में से जो निकली हुई मिट्टी है, जब आप उसको वापस भरते हो, तो अगर वो मिट्टी ज़्यादा रह जाती है, मतलब वो गड्ढे के अंदर पूरी भरने के बावजूद भी मिट्टी रह जाती है, तो ऐसी मिट्टी को काफ़ी अच्छा माना जाता है और ये मिट्टी आपको सभी तरीके की वेल्थ वगैरह देती है। इसका कारण ये होता है कि जो सॉइल निकाली हुई होती है नीचे से, वो काफ़ी कॉम्पैक्ट सॉइल होती है। अब इसमें जब आप फाउंडेशन करते हो, तो वो फाउंडेशन काफ़ी अच्छे तरीके से रहती है। अब अगर मिट्टी आपकी जितनी आपने निकाली है, वो पूरी की पूरी वापस चली जाती है, तो वो मीडियोकर लैंड मानी जाती है वास्तु के हिसाब से। उस लैंड में आप घर बना सकते हो, बट वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे फल नहीं देती है। और अगर कोई लैंड ज़मीन जिसके अंदर ये गड्ढा खोदा गया है, मिट्टी बाहर निकाल के उसको वापस से डालते हो उसके अंदर और मिट्टी कम पड़ जाती है गड्ढा फिल करने में, तो वो मिट्टी ज़मीन ज बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। वो मिट्टी जो ज़मीन है वो आपके लिए काफ़ी हानिकारक होती है, क्योंकि ऐसी मिट्टी के अंदर जो कॉम्पैक्शन है वो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और ऐसी मिट्टी के नीचे काफ़ी जो है एयर स्पेस भी बने हुए होते हैं, जिससे कि भूकंप वगैरह टाइम के अंदर आपकी बिल्डिंग धँसने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
इसका रीज़न बताता हूँ। जो सॉइल के ग्रैन्यूल्स होते हैं, कॉम्पैक्टेड सॉइल के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है एक दूसरे से कसे हुए होते हैं। लूज़ सॉइल के अंदर जो है अगर आप वाइब्रेशन करोगे तब जाके वो कॉम्पैक्ट बनते हैं। तो इस तरीके की सॉइल होती है जिसके अंदर आपकी जो मिट्टी है वो पूरी की पूरी चली जाती है और कम पड़ जाती है। ये एक तरीका होता है सॉइल कंपैक्शन टेस्ट का, और इसी तरीके से आपको देखा जाता है कि आपकी मिट्टी की जो फाउंडेशन है वो किस तरीके की रहने वाली है। अब आगे बात करते हैं कि ये जो गड्ढा होता है कि जो आप खोदते हो, जिसके अंदर आप क्या करें कि आपको कैसे पता लगाना है कि एक और तरीका बताया गया है कि कैसे पता लगाएँ कि आपके लिए बढ़िया रहेगी। आप इस गड्ढे को जो आपने जो खोदा है इसके अंदर एक पूरा लोटा भर के जो है इसके अंदर तेल डाल के या घी डाल के 4 बत्तियाँ लगा दें 4 डायरेक्शंस के अंदर ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ और चारों को जला दें। जो बत्ती सबसे लंबे टाइम तक जली रह जाती है, वो डायरेक्शन की लिए जो है वो जो डायरेक्शन वो जो वर्ल्ड को रिप्रेज़ेंट करती है, उस वर्ल्ड के लिए वो मिट्टी काफ़ी अच्छी रहती है। अगर चारों की तरफ जली हुई रहती है एंड ऑफ द टाइम तक, तो वो मिट्टी जो है ज़मीन है वो सभी वर्ल्ड्स के लिए अच्छी है और वो काफ़ी वेल्थ देने वाली है। ईस्ट साइड के लिए जो बोला जाता है वो क्षत्रियों को बोला जाता है, नॉर्थ के लिए जो है ब्राह्मण्स को बोला जाता है, इसी तरीके से चारों वर्ड का होता है। साउथ को वैश्य के लिए बोला जाता है और वेस्ट को शूद्र के लिए बोला जाता है। अब बात करते हैं कि किस किस आदमी को आपने बने हुए मकान के अंदर भी वास्तु पूजा करानी पड़ जाएगी अगर वन ऑफ द फॉलोइंग चीज़ें आपके घर के ऊपर आ जाती है। अगर आपके घर के अंदर बिजली कड़की हुई बिजली गिरती है तो आपको वास्तु पूजा करानी पड़ेगी। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपके मकान के अंदर कोई दोष है। दूसरा है कि अगर आपके घरों के अंदर बहुत ज़्यादा स्नेक आने लग जाए, आजकल के टाइम में तो हम अर्बन एनवायरनमेंट में रहते हैं तो वहाँ पे स्नेक तो नहीं आते, बट बहुत ज़्यादा अगर आपके मकान के अंदर कीड़े-मकोड़ों की समस्या आने लग जाती है, चूहे परेशान करने लग जाते हैं, तब भी आपको वास्तु पूजा करा लेनी चाहिए। और वास्तु पूजा मन से नहीं है तो वैसे भी आपको करा लेनी चाहिए, वो बढ़िया ही रहती है। अब तीसरा पॉइंट है इसमें काउ ईटिंग एनिमल्स और फ्लेश ईटिंग एनिमल्स व्हिच आई सेड कि कोई कीड़े-मकोड़े इस तरीके के जो कि फ्लेश को ज़्यादा खाते हैं, उस तरीके के। अगर आपके घर के अंदर पेट्स हैं कुत्ता, बिल्ली या आपके गाय वगैरह है, अगर ये रात को ज़्यादा चिल्लाने लग जाते हैं, आधी रात के आस-पास बिना बात के चिल्लाते हैं और ये हफ्ते तक होता रहता है, तो इसका मतलब है कि आपको वास्तु पूजा करा लेनी चाहिए। कहीं न कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर के अंदर आ चुकी है। एक और पॉइंट है कि अगर आपके घर के अंदर कौवा या पिजन लगातार 7 दिन तक रह जाए, तो भी जो है ये नेगेटिव एनर्जी का शो करता है, तो भी आपको पूजा करा लेनी चाहिए। लास्ट पॉइंट है अगर आपके घर के अंदर बीज़ नेस्ट बना लेती हैं, छत्ता बना लेती हैं, तो भी आपको वास्तु पूजा करानी चाहिए। ये सारी जो है बातें कहीं न कहीं इंडिकेट करती हैं कि आपके मकान के साथ कुछ न कुछ जो है एनर्जी के अंदर डिस्टर्बेंस आ चुका है। तो इस केस में आपको वास्तु की पूजा करा लेनी चाहिए, आपके लिए बढ़िया रहता है। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।